ओके, तो आज अपने लोग इंड एस 32 का जो टॉपिक है कार्व आउट, यानी बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये जो स्टैंडर्ड है, मतलब एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर अपन बात करें और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आईएफआरएस वर्जन की बात करें, तो उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस जो है वो है फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट में। तो स्टार्टिंग में हमने जब फिक्स टू फिक्स टेस्ट पढ़ा था तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक जो है वो उस समय बताया नहीं था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है, जिसको मीट करने के ऊपर आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का रिजल्ट जो है वो आता है कि भाई कोई चीज अगर फिक्स टू फिक्स क्राइटेरिया को मीट कर देती है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कार्व आउट है। कार्व आउट मतलब जैसा कि आप सबको पता है कि जो चीज आईएफआरएस में अलग तरीके से दी गई है और इंड एएस में उसका प्रोविजन अलग लिया गया है। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे डाइवर्जन ले लिया है। क्या ले लिया है? डाइवर्जन ले लिया है। कहां से? आईएफआरएस से। किस बात का डाइवर्जन लिया है जरा देखिए। देखिए ये कहता है कार्व आउट फ्रॉम आईएफआरएस, और इसमें है क्या? इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन एम्बेडेड इन अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। देखिए आपका यदि कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एफसीसीबी है, और उसके अंदर कोई इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन दे दिया है आपने, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कहता है इंड एस 32 कंसिडर्स द इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन एम्बेडेड इन अ कन्वर्टिबल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी टू एक्वायर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स as an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर ये आपका फॉरेन करेंसी का बॉन्ड है और उसके अंदर आपके पास में इक्विटी का कन्वर्जन ऑप्शन है, क्या है? इक्विटी का कन्वर्जन ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड का रिडम्पशन जो है वो बाय वे ऑफ कन्वर्जन होगा। बताइए दोस्तों, बॉन्ड जो है वो आज जो आप बॉन्ड देख रहे हो, कल वो क्या बन जाएगा? इक्विटी, है ना, क्योंकि कन्वर्टिबल बॉन्ड है। और कन्वर्टिबल बॉन्ड का रिडम्पशन होता कैसे है? कन्वर्टिबल बॉन्ड का रिडम्पशन कैसे होता है? बॉन्ड का इक्विटी में कन्वर्जन करके। अब उसके अंदर मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इवेंचुअली इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो और उसके अंदर ऑप्शन भी आप क्या डाल रहे हो? इक्विटी में कन्वर्ट करने का, कोई कॉल ऑप्शन, कोई पुट ऑप्शन, जैसे जो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो अगर आप एम्बेड कर देते हैं उसके अंदर, तो अगर उसकी वजह से कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होने इशू होने जा रहा है ना, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपका एक्वायर होने जा रहा है, तो दैट इज मतलब इस बॉन्ड में ये ऑप्शन एम्बेड करने से आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको फिक्स टू फिक्स टेस्ट कंप्लाई किया हुआ मान लेंगे यदि एक्सरसाइज प्राइस जो होगा वो किसी भी करेंसी में फिक्स हो जाए। जैसे रुपी पर डॉलर की अगर बात करें तो या तो एक्सरसाइज प्राइस डॉलर में फिक्स कर दीजिए या एक्सरसाइज प्राइस रुपीज में फिक्स कर दीजिए, तो ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट कंप्लाई किया हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आईएफआरएस में वो लोग क्या कहते हैं, अब ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, तो अब देखिए आप किसी में भी एक्सरसाइज प्राइस फिक्स करिए, वेरिएशन तो आएगा ना, फॉरेन करेंसी की वजह से वेरिएशन आएगा, समय बीतेगा तो एक्सरसाइज प्राइस की जो वैल्यू होगी वो भी मतलब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत फंडामेंटल हम लोगों ने डेविएशन लिया, और ये डेविएशन लॉजिकल भी है दोस्तों, कि हमारे हिसाब से तो देखिए एक्सरसाइज प्राइस तो हमने फिक्स्ड कर ही रखा है ना, जो वोलैटिलिटी आ रही है वो किस में आ रही है? फॉरेन करेंसी के अंदर वोलैटिलिटी आ रही है। तो ये जो फॉरेन करेंसी वाली वोलैटिलिटी को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे यहां पर, फॉर द सेक ऑफ मैचिंग आवर फिक्स टू फिक्स टेस्ट हम इस फॉरेन करेंसी की वोलैटिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। जबकि आईएफआरएस में इस वोलैटिलिटी को भी वो लोग क्या मानते हैं कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये नहीं हो सकते, फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये नहीं हो सकते। यही एक बस टॉपिक इसके अंदर था। अब देखिए एज पर आईएफआरएस ये लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईएएस 32 जो कि हमारा करस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इज कंसिडर्ड एट डेरिवेटिव लायबिलिटी व्हिच इज एम्बेडेड इन द बॉन्ड। अब देखिए मैंने आपको अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव पढ़ाया था, यदि आपको याद है तो दोस्तों मैंने आपको कहा था
कि क्लोजली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्लोजली रिलेटेड है ना। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो फिर बाद में आप उसको अलग ना करें। तो देखिए दोस्तों, अगर एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है और उसके अंदर कन्वर्जन ऑप्शन जो है वो भी इक्विटी का है, उनका रिडम्पशन भी इक्विटी में ही होने वाला है, तो अब उसको एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग करके मैं करूंगा क्या, क्योंकि ये तो क्लोजली रिलेटेड हो गया है, दोनों चीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आईएफआरएस वाले इस जो ऑप्शन को आपने एम्बेडेड किया है ना, उसको वो लोग डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हुआ, और फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं होने से इसको इक्विटी का दर्जा नहीं देते वो लोग, इसे किसका दर्जा देते हैं, लायबिलिटी का दर्जा देते हैं, और कहते हैं कि भैया इसका एक्सरसाइज प्राइस फिक्स नहीं है। अब देखिए, फॉरेन करेंसी अगर होगा तो एक्सरसाइज प्राइस फिक्स कैसे हो सकता है, ये तो सोचिए, है ना, करेंसी फ्लक्चुएशन तो आएगा ना। बट अब आप ये भी तो सोच के देखिए कि प्राइस एक्सरसाइज प्राइस तो वही है, फ्लक्चुएशन तो करेंसी का हो रहा है, तो ये तो करेंसी फ्लक्चुएशन है, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन इंड AS 21, है ना। तो यहां पे हमने इंडिया में इस चीज को एकदम लॉजिकली कार्व आउट लिया है ये, और इस कार्व आउट से मैं खुद मतलब इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लॉजिकल कार्व आउट है, ऐसा होना भी चाहिए। इनफैक्ट आईएफआरएस में भी ऐसा होना चाहिए कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड में उनको एग्जम्पशन देनी चाहिए, बट उनका नहीं मानना है ऐसा, और उन लोगों ने ऐसा नहीं कर रखा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पहले बताओ, पहले बताओ कि आपको ये बात समझ में आएगी नहीं आई कि उन लोग डेरिवेटिव लायबिलिटी को रीमेजर करते हैं इन द बॉन्ड, गेन और लॉस जो भी आपका अकाउंट फॉर होगा फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव में नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर इंड AS 32। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराया, मैं बाद में ये आपको यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि ये सारी चीजें आप रिकॉल कर सके। आई होप बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, बताइए, है ना। फिर आता है इसमें कार्व आउट, हम लोगों ने क्या कर दिया, इंड AS 32 में हमने एक एक्सेप्शन डाल दिया कि टू द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में कि इन पैराग्राफ 11B2 वेयर बाय कन्वर्जन ऑप्शन इन अ कन्वर्टिबल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी टू एक्वायर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड इन एनी करेंसी। मतलब अगर हम इंड AS की बात करते हैं तो दोस्तों, सेम फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड के अंदर यदि आपके पास में उसका कन्वर्जन ऑप्शन होल्डर के पास में है, क्या है, कन्वर्जन ऑप्शन होल्डर के पास में है, तो भैया सीधी बात है, ये पर्टिकुलर चीज जो होगी वो आपका एक प्रकार से इक्विटी ही होगा। फिक्स टू फिक्स टेस्ट हम लोग कंप्लाई मान लेंगे, क्या करेंगे, फिक्स टू फिक्स टेस्ट कंप्लाई इसके अंदर हुआ मान लेंगे, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो एक्सरसाइज प्राइस में ना होते हुए फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका एक्सरसाइज प्राइस पे फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर ये हमारा कार्व आउट हो गया। रीजन क्या लिख दिया है इन लोगों ने कि दिस ट्रीटमेंट एज पर IAS 32 इज नॉट अप्रोप्रिएट इन इंस्ट्रूमेंट सच एज FCCB since the number of shares convertible on the exercise of the option remains fixed and the amount at which the option is to be exercised in terms of foreign currency is also fixed. Merely the difference in the currency should not affect the nature of derivative. खाली करेंसी के डिफरेंस को आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमारे इंडिया का सोच है। दैट इज द ऑप्शन। एंड फर्दर द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी। इफ देयर इज डिक्रीज इन द शेयर प्राइस द फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव लायबिलिटी वुड ऑल्सो डिक्रीज एंड विच वुड रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ गेन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जबकि दोस्तों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम तो गेन लॉस कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, रीमेजर ही नहीं करते, है ना। तो दिस वुड ब्रिंग अनइंटेंडेड वोलेटिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में अनइंटेंडेड वोलेटिलिटी आएगी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाली ही चीजें रीमेजर होती जाएगी, है ना। तो कहता है due to volatility in the share prices this will also not give a true and fair view of the liability as in this situation when the share prices fall the option will not be exercised. And however, it has been considered that if such option is classified as equity, fair value changes would not be required to recognize. So accordingly, the exception has been made in the definition of FL in Ind AS 32. Let's say कि अगर शेयर प्राइस फॉल हो जाता है तो जिस डेरिवेटिव को आपने रिकॉग्नाइज किया था बाद में आप उसको रिवर्स करेंगे, जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो फिर से आपको उसको रिवर्सल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपके P&L में वोलेटिलिटी को आप रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो आपको उसको फिक्स टू फिक्स मानते हुए इक्विटी रखिए और उसके ऊपर फिर वोलेटिलिटी को रिकॉर्ड करने की नौबत ही नहीं आएगी, है ना। तो ये बात हुई है
कार्व आउट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। किसमें कार्व आउट है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में। यदि आपके पास में कन्वर्जन ऑप्शन इक्विटी शेयर्स का है, एक्सरसाइज प्राइस किसी भी करेंसी में एक बार फिक्स कर दी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फॉरेन करेंसी वोलेटिलिटी को हम फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच करने के, मतलब फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो मैच हो रहा है अपना, उसमें बाधा नहीं डालने देंगे, है ना। देखिए एक इसका क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 26 कहता है एंटिटी ए इशू अ बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ USD 100, ठीक है, एंड कैरिंग अ फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ 6% पर एनम। नाउ ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर। सारे के सारे बॉन्ड जो है दोस्तों वो 1000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल है। तो मैंने आज पहले से ही बता दिया ना भाई कि भैया आप 1000 इक्विटी शेयर्स में बॉन्ड्स का कन्वर्जन करा सकते हो। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, तो बताइए दोस्तों कैसा होगा। अभी अभी पढ़ लिया, इसमें तो क्या ही कुछ नया रह गया है। तो देखिए कहता है व्हाइल द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज फिक्स्ड द अमाउंट ऑफ कैश इज नॉट, क्योंकि कैश में तो क्या है, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हो जाएगा। तो नंबर तो फिक्स हो गया, कंसिडरेशन फिक्स नहीं हुआ, इसलिए IFRS वाला कहता है फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हो रहा है। जबकि इंडिया वाले क्या कहते हैं, मैच हो रहा है, क्योंकि कैश कंसिडरेशन की वोलेटिलिटी सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि फॉरेन करेंसी चेंज हो रही है। सो द वेरिएबिलिटी इन द कैश अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट INR USD। सो INR USD में जो भी फ्लक्चुएशन होगा उसके लिए वोलेटिलिटी आएगी। नाउ सच अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB विल क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना। हावेवर Ind AS 32.11, ये इसके पैराग्राफ रेफरेंसेस हैं, प्रोवाइड्स द इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन एम्बेडेड इन अ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी टू एक्वायर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड इन एनी करेंसी। तो अगर ही ऐसी कोई बात आपके बॉन्ड में एम्बेड करी जा रही है तो आपका FCCB जो होगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए दोस्तों, है ना। इसके अंदर तो अपन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ना, किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर तो इक्विटी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो डेरिवेटिव ऑप्शन है ना इसके अंदर, उसको हमें अलग करने की दरकार नहीं होगी। देखिए एक तो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आप क्या करिए, ब्रेकअप करिए। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या मिलता है आपको, FCCB बॉन्ड। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो कन्वर्जन ऑप्शन है, एक इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। एक तो कन्वर्जन ऑप्शन है इसमें और दूसरा इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है ये कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी बॉन्ड होल्डर आके, राइट। तो यदि वो पहले आ गया तो हम पहले उसको इक्विटी दे देंगे। तो दोस्तों अब ये देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर के अंदर जाके इसके प्रिंसिपल अमाउंट का रिडम्पशन कर देंगे अपन, इसको रिडीम कर देंगे। कैसे रिडीम कर देंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। और मैंने पहले क्या कर दिया, ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में पहले ही लोगों को बोल दिया कि किसी को पहले कन्वर्जन कराना है तो पहले करवा के चले जाओ। तो कहने का मतलब दिस इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन इट्स एंटायरिटी, राइट। ये आपका क्या कहलाएगा, इन इट्स एंटायरिटी के अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और इसके अंदर जो छुपा हुआ कन्वर्जन ऑप्शन है उसको हम डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कह सकते। क्या है वो, क्लोजली रिलेटेड टू द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इक्विटी नेचर का ही है, और इक्विटी नेचर के होने की वजह से उसे हम क्या मानेंगे, इक्विटी ही मान लेंगे। फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लाई हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ करेंसी वोलेटिलिटी हमारे फिक्स टू फिक्स टेस्ट को फेल नहीं करेगी। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप बाहर की बात करेंगे तो ये फिर बाद में वोलेटिलिटी जो है वो उनके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और ये डेरिवेटिव को यहाँ पे जो एम्बेडेड ऑप्शन है ना, वो लोग IFRS वाले इसको क्या करेंगे, एज अ सेपरेट फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, वोलेटिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे P&L के अंदर। तो सीधी बात है, यदि आप FR का पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर तो कोई चांस ही नहीं है कि IFRS का क्वेश्चन पूछे। लेकिन यदि आपके पास में इलेक्टिव पेपर GFRS है तो उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर ये कार्व आउट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। और वो पेपर इंस्टीट्यूट के मूड पे डिपेंड करता है, वो कभी भी कोई फिक्स नहीं है। इलेक्टिव पेपर जो होता है कभी Ind AS से आ जाते हैं, कभी IFRS से आ जाते हैं। जैसे बेसिकली GFRS के अंदर आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ नहीं सेम क्वेश्चन नहीं, उसमें पता बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन IFRS से है या Ind AS से।
तो अगर आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं वहां पे, है ना, क्योंकि वहां पे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूरा ही पेपर आईएफआरएस का आता है, कई बार पूरा पेपर इंड एएस का भी आ जाता है, समझ रहे हो। तो अगर क्वेश्चन आईएफआरएस का हुआ, वो तो क्वेश्चन को पहले पढ़ने से मालूम पड़ेगा, ऐसे इतना ही नहीं देंगे वो, वहां पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता इंडिपेंडेंट, वहां पे तो केस स्टडी आती है बहुत बड़ी सारी, ठीक है, और उस केस स्टडी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज होते हैं, देन फिर बाद में उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो केस स्टडी के स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा कि एंटिटी के ऊपर कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल है, आईएफआरएस वाले वर्जन है या इंड एएस वाले वर्जन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये टॉपिक भी अपने उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो लोग जिनके पास में इलेक्टिव होगा, राइट, जीएफआरएस, और उन लोगों के मतलब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बिकॉज जीएफआरएस में उनका जो टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया रहता है वो आईएफआरएस को ज्यादा पूछने का रहता है। तो वहां पे वो लोग फिर आपको डेफिनेटली ये चीज देंगे ही देंगे कि भाई ये देखो, और आपको अगर एफआर वाला ये याद रह गया, अरे फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो गया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, नहीं नहीं नहीं, फिर वहां पे गलत हो जाएगा, समझ गए ना। बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।